किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, साथ में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल किसान से जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं और शहद का उत्पादन ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस विषय पर जानकारी होगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन दिनों कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। आइए आपको दिखाते हैं खबरें खेती से। सताके मशरूम उत्पादन तकनीक, किसानों द्वारा अच्छे बीज उत्पादन, हरे चारे की उपलब्धता। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। अब खबरें विस्तार से। मशरूम यानी खुम्ब का नाम आते ही सबके जहन में बटन मशरूम की याद आती है, जो शाकाहारियों के लिए एक पौष्टिक सब्जी है। इसी तरह की एक नई खुम्ब पर आजकल अनुसंधान जोरों पर चल रहे हैं। वो है सताके मशरूम। पेश है एक रिपोर्ट। मशरूम शाकाहारियों के लिए सर्वाधिक पौष्टिकता से भरपूर सब्जी है, जिसमें बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, दूधिया मशरूम प्रमुख हैं। ऐसी ही एक नई प्रजाति आजकल प्रचलित हो रही है, जिसका नाम है सताके मशरूम। हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में यह बहुतायत में पैदा की जा रही है। हरियाणा के मूर्थल स्थित हैक कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र में इस पर विशेष कार्य चल रहा है। ये संस्थान जो है मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है, जिसके तहत हम मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण शिविर लगाते रहते हैं और साथ में रिसर्च का काम करते हैं। और आप जो देख रहे हैं ये सिटाके खुम्ब है। ये जो सिटाके खुम्ब, इसको हम जैपनीज मशरूम भी बोलते हैं। ये बहुत ही औषधीय खुम्ब है और इसके अंदर इतने औषधीय गुण हैं कि कैंसर जैसे भयानक रोगों को दूर करती है। इसमें एक लेंटिनान नाम का तत्व पाया जाता है, जिसकी मात्रा अलग अलग सबस्ट्रेट पे ग्रो करने से कम ज़्यादा होती है। तो जो लेंटिनान है, इसको प्राप्त करने के लिए हम जैसे अब देख रहे हैं बुरादे पे उगाते हैं। नेचुरली ये मशरूम होती है, पेड़ों में के तनों में उगाती है। और पहले जंगलों में इसको पेड़ों के तने काट काट के उगाते थे, क्योंकि जापान में ये पॉपुलर हुई कि जापान से इसका शुरुआत हुई। तो ये खुम्ब जो है अब हम ट्रायल कर रहे हैं बुरादे पे, पेड़ों के पत्तों पर, ऐसे भूसे के ऊपर। तो विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट्स के ऊपर ट्राई करके हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे और गैनो जो इसमें अंदर लेंटिनान है उसकी मात्रा को बढ़ाने की तरफ कार्य कर रहे हैं। साथ साथ ये कार्य कर रहे हैं कि इसकी उत्तम प्रजाति की निकालने की कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। ये मशरूम इंटरनेशनल मार्केट में तीसरे नंबर पे आती है और इसका निरंतर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कैंसर रोधी तो है ही, साथ में स्वादिष्ट खुम्ब है, खाने में अच्छी लगती है और इसको सुखाया भी जा सकता है। सूखी हुई मशरूम ये 3 से 4 हज़ार रुपये किलो बिकती है। ताज़ा खुम्ब ये 800 से 1000-1200 रुपये किलो बिकती है। और ज़्यादा सी मेहनत नहीं है, इस खुम्ब को हम लगा सकते हैं और हमारे देश में भी ये पॉपुलर होने लग रही है। देश की शीर्ष संस्थाएं, जिनमें केंद्रीय, राज्य फार्म एवं राष्ट्रीय बीज निगम, जो बीजों का उत्पादन करते हैं, वहीं बहुत सारे प्रगतिशील किसान भी बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। रबी की प्रमुख फसल है गेहूं। हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न भी गेहूं एवं धान है। इन दोनों फसलों के बीजों का उत्पादन हमारे किसान भाई कर रहे हैं। यह किसान राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान से फाउंडेशन शीट द्वारा बीज तैयार करते हैं। जहां एक ओर अपना मुनाफा व पैदावार अच्छी ले रहे हैं, वहीं किसानों को अच्छा बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। गेहूं की हमारी इस बार पैदावार काफ़ी तकरीबन अच्छी आई। हालांकि मौसम में बीच में गर्मी ने काफ़ी अपना प्रभाव भी दिखाया, तो उसके हिसाब से मेरी गेहूं, हमारा जो एरिया का गेहूं था, वो पिछले सालों के मुकाबले गर्मी ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन 1 सप्ताह पहले हमारा कटाई हो गया, जिससे थोड़ा पैदावार प्रभावित हुई है। लेकिन ओवरऑल फिर भी क्वालिटी गेहूं की बहुत अच्छा आया इस बार। पिछले सालों के मुकाबले में इस बार गेहूं का दाना काफ़ी अच्छा है। 105 एकड़ का 105 एकड़ टोटल सारा हम एक बार ला के घर पर डालते हैं। उसका ग्रेडिंग करके क्वालिटी बना करके वो बीज कंपनी वाले अलग अलग वैरायटी वाइज उनका अलग अलग ढेर रखे वो बीज कंपनी वाले ले जाते हैं, तो जिससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तो कुछ जो बच जाता है बीज के लायक नहीं भी रहता है, तो वो खाने के लिए भी हम उसको साफ़ करके मार्केट में छोटे दुकानदार वो ले लेते हैं।
तो उसको हम ग्रेडिंग करके बेचते हैं, हम मंडी में MSP पे नहीं बेचते। हमारे देश के 1/3 किसानों की निर्भरता पशुधन पर आधारित है। सारे साल पशुओं से अच्छा दूध एवं मांस कैसे लें, इसके लिए जरूरी है उनको पूरे साल पौष्टिकता से भरपूर आहार मिले। IGFRI यानी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी किसानों के लिए नई नई चारा तकनीकों पर कार्य कर रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन कम हैं और ज़मीनें कम उर्वरा शक्ति वाली हैं, या ऐसे क्षेत्र जहां पर धान निचले ज़मीनों में बोया जाता है और वहां पर कुछ नमी रह जाती है, उन क्षेत्रों में लथाइरस यानी खेसारी जैसी एक चारा की नई फसल हम लोग किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस फसल की ये विशेषता है कि इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। ये दलहनी चारा फसल है, इसमें 20 से 25% तक क्रूड प्रोटीन पाया जाता है और यद्यपि इसका उत्पादन उतना नहीं होता, 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन चूंकि इसमें पौष्टिक तत्व अधिक हैं, इसलिए सूखे चारे के साथ या पुआल के साथ कम से कम 30 से 35% मिलाने पर पशुओं को अच्छा चारा, पौष्टिक चारा दिया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई के साधन कम हैं या उर्वरा शक्ति कम है, या जहां पर और दूसरी फसलें नहीं ली जा सकती, काफ़ी देर से धान की कटाई हुई है, उनमें नमी रह चुकी है और दूसरी फसल हम नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर खेसारी चारे के रूप में एक बहुत अच्छा साधन विकसित हो रहा है। खेती किसानी में मौसम का अहम योगदान है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए मौसम की पूर्व जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है ताकि आपकी खेती सरल हो व उत्पादन ज्यादा। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय के अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ तूफान की संभावना है। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम आपकी मुलाकात सफल किसानों से अपने कार्यक्रम में कराते रहते हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है एक आम किसान भी सफल किसान बन सके। तो आज एक सफल किसान हमारे बीच हैं, गगनदीप, जो हरियाणा के हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। उनके भाई उसमें उनका साथ दे रहे हैं। MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। पहले नौकरी की तलाश में घूमते थे, आज लोगों को नौकरी दे रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं गगनदीप की जुबानी। हमारे देश के कृषि उत्पादन में मधुमक्खियों का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से रबी फसलों में सरसों, तोरिया एवं अन्य फसलें जो फल से पूर्व फूल द्वारा विकसित होती हैं।
हमारे प्रधानमंत्री ने भी शहद उत्पादन व्यवसाय में आने के लिए देश के युवाओं को आह्वान किया है, जिसके द्वारा युवा अपने भविष्य को निखार सकते हैं। ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित हुए हैं हरियाणा राज्य के जिला सिरसा में तेजाखेड़ा के किसान श्री हेतराम जाखड़, जो पहले से छोटे व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन करते आ रहे हैं। खेती बाड़ी 2-4 एकड़ जमीन हुआ करती थी, हम तो बिल्कुल छोटे से किसान थे। ताऊ देवीलाल से प्रेरणा मिली, उन्होंने हमें 2 बक्से ला के दिए और 2 बक्सों से यह काम स्टार्ट किया और आज मेरे पास 3 करोड़ का बिजनेस है। लड़की यही काम कर रही है, लड़के यही काम कर रहे हैं। अब उनके दोनों पुत्र अमनदीप एवं गगनदीप जाखड़ भी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर पिता द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़े हैं। इन्होंने इस व्यवसाय में आने के बारे में क्यों सोचा, सुनिए इनकी जुबानी। प्रेरणा ये मेरा पुश्तैनी काम था। मेरे दादाजी किया करते थे, उसके बाद मेरे पापा भी किया करते थे। उनके पास 3-4 थे, जैसे फिशरीज हुआ, पोल्ट्री हुआ, खेती हुआ, ये मधुमक्खी का हुआ, बट वो बहुत ही छोटे स्केल पे किया करते थे। बीएससी करने के बाद मैंने ये मधुमक्खी का काम स्टार्ट किया था। 300-400 बॉक्स तक बढ़ाए थे। मेरे को इनिशियली 50 बॉक्स मिले थे, बट वो पढ़ने के बाद जैसा होता है कि आम खास जैसे एक नौकरी की चाह होती है हर एक में, वो मेरे में भी हुई। मुझे ये 3rd क्लास काम वो लगता था कि इतना पढ़ लिख के यही काम करना है क्या। फिर उसके बाद मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ जयपुर चला गया। 3 साल तक मैंने जॉब की, तब जाके दुनियादारी की समझ आई भी कहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ पे अपना पूरा शोषण करवाने के बाद फिर जाके मुझे मतलब जो वाइट कॉलर वाला जो काम है उससे घृणा हो गई। उसके बाद मैंने वापस आके वो जो 450 बॉक्स मैं छोड़ के गया था, वो टोटल मेरे पास बचे लास्ट में 3 साल के बाद में 50 या 60 बॉक्स आसपास। फिर उसके बाद मैंने वापस आके वही 50 बॉक्स से काम स्टार्ट किया और आज 5 साल के बाद में मैं और मेरा भाई 2 साथ में हैं। हमारे पास फ़िलहाल 2000 बॉक्स हैं और मैं वहाँ जितना एक महीने की सैलरी पाता था उस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, उसके बराबर मैं अपने एक बंदे को तनख्वाह दे रहा हूँ, जबकि 16-17 बंदे अभी मेरे पास काम कर रहे हैं। अमनदीप एवं गगनदीप को इस मधुमक्खी पालन के लिए देश के कई राज्यों में अपने डिब्बे लेकर जाना पड़ता है एवं सारे साल की फसल चक्रों के हिसाब से ये जगह जगह अपने मधु के डिब्बे ले जाते हैं एवं साल के 12 महीनों में अच्छी खासी शहद इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द ईयर हमें मतलब घूमते ही रहना पड़ता है। जैसे मस्टर्ड का सीज़न है, मस्टर्ड के सीज़न में हम मतलब घर से 200-300 किलोमीटर दूर पेस्टिसाइड से बचने के लिए राजस्थान में जाते हैं, अनूपगढ़ गढ़साना साइड। 3 महीने वहाँ मस्टर्ड का सीज़न लगा के फिर हनुमानगढ़ में आते हैं शीशम के लिए और प्याजी के लिए। फिर वहाँ शीशम और प्याजी लगा के यहाँ मसीता वाली हेड 5वें महीने तक सीज़न लगा के 5वें महीने की 1 तारीख को यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं पंजाब के अंदर। वहाँ पे बरसीम चलता है लेट वाला, जिसे हड़ू बोलते हैं। 2 महीने वहाँ बरसीम पे लगता है, वहाँ पे पोलन बरसीम से आता रहता है और चीनी की फीडिंग करते रहते हैं। वहाँ से मक्खी डेवलप करके यहाँ वापस पंजाब बठिंडा साइड में बीटी कॉटन पे लगाते हैं 15 या 20 दिन के लिए एक राउंड शहद का निकाल के। उसके बाद भरतपुर या रेवाड़ी साइड में माइग्रेशन करते हैं बाजरा के अंदर। 1-1.5 महीना वहाँ निकाल के 10वें महीने की 1 तारीख को यहाँ जो देसी बेरी होती है उसमें फूल आता है। 1-1.5 महीना देसी बेरी में फूल रहता है तो उसके 2 राउंड निकलते हैं। वो 2 राउंड निकलने के बाद 1 महीने का ड्रॉट पीरियड आता है। उस पीरियड के बाद वापस सरसों स्टार्ट हो जाती है और वही राउंड द ईयर काम चलता रहता है हमारा। मधुमक्खी शहद अपने खाने के भंडारण के रूप में इकट्ठा करती है, किंतु मधुमक्खी पालक उसको अपने लिए कुछ ही मिनट में मशीन द्वारा निकालकर डिब्बे को वापस यथास्थान रख देते हैं। यह शहद निकालने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, जाना हमने अपने युवा मधुमक्खी पालक भाई अमनदीप जाखड़ से। ये ऊपर से कटिंग कर रहे हैं, जो मक्खी सील कर देती है पका के, इसको वो कटिंग काट के बाद में मशीन के द्वारा निकाल के वापस जाने देती है बक्से में। इस बक्से में कम से कम हमें 2 किलो से तो ऊपर, नीचे तो निकाल नहीं सकते, ऊपर की कैपेसिटी 6 किलो है जी। 6 या 7 किलो की रेंज में निकालना पड़ता है हमें। ये तो जो जिस साइड में मक्खी ना गई हो ना जानते वो लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन कुछ टाइम लगाने के बाद में वो भी हमारे साथ घुल मिल जाते हैं।
इतना मक्खी का ये प्रभाव नुकसान नहीं करती आदमी को जैसे जंगली मक्खी करती है। ये आदमी के करीब रहने से आदमी के साथ मैच हो रही है मक्खी, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी ये जो भी चैनल है जो भी है मक्खी बारे में थोड़ा गुण के बारे में अगर किसानों को बताएं तो हमें लगाने में दिक्कत कम आएगी। मैडम ये थोड़ा बहुत किसानों को गाइड करे भी, मक्खी से फ़ायदा ही नुकसान कुछ नहीं है। तो इससे हम हर जगह लगाएं, हमें दिक्कत ना आए, ना ज़मींदार हमें नुकसान पहुंचाए, बैठने के लिए जगह मिल जाए, उनको भी फ़ायदा हमें भी फ़ायदा रहेगा इसका। इसके लिए मुझे कहीं से भी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी था। जब मैंने समझ पकड़ी तब से मैं मक्खी देखता आ रहा हूँ, तब से लेकर आज तक मक्खियों के बीच में ही रहा हूँ, तो इसके लिए हैबिचुअल हूँ। हर एक चीज़ देखा है, किया है। और बाकी मेरे फादर का एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आया था इस मामले में, तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। और अब आगे चांसेस मतलब मैं बना रहा हूँ कि अपनी मार्केट खुद ही एस्टेब्लिश करूँ और अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद ही मार्केट में लॉन्च करूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगे। किसान उत्पादन करता है मगर उसको समस्या आती है मार्केट की। वर्तमान सरकार ने हाल ही में ई बाजार पोर्टल की शुरुआत कर दी है। आशा है किसानों को अपनी वस्तु का भाव खुद तय करने की आजादी होगी। भाई गगनदीप इस ओर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। पर बॉक्स लगभग राउंड दी ईयर हम निकाल लेते हैं 30 kg आसपास, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30 kg आसपास निकाल लेते हैं। और 2000 बॉक्स है तो मिनिमम 600 क्विंटल आसपास शायद सालाना हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसकी मार्केटिंग में पिछले 2-3 साल से ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सरकार से गुजारिश यही है कि ये जो हनी बी का जो एक सेक्टर है, इसे एक ऑर्गेनाइज्ड या कोऑपरेटिव मतलब सिस्टम की तरह इसका सेटअप किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये हनी वाला सेक्टर इतना बड़ा हो सकता है कि आपके इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बराबर ये इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है, अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे तो। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, जो हमारा नेशनल बी बोर्ड है, फ़िलहाल तो हमारे कोई काम आ नहीं रहा है, और मैं नेशनल बी बोर्ड से ये गुजारिश करूंगा क्योंकि शहद खरीदने में जब तक नेशनल बी बोर्ड खुद नहीं आएगा तब तक एक्सपोर्टर्स की मोनोपोली चलती रहेगी, क्योंकि ये खुद ही रेट 20 रुपये भी ला देते हैं और ये 150 रुपये भी ले आते हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तब तो ये 20 रुपये ले आते हैं, जब नहीं होता है तब ये 150 रुपये ले आते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करे या इसकी MSP तय करे तो बी कीपर कभी भी मार में नहीं आएगा, और अपनी इकोनॉमी जो हनी सेक्टर से जो आने वाली है उसका शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कहाँ तक जा सकती है। और इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और गवर्नमेंट का इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल इनकम है। और एक सरकार से और या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि जो आप रोड साइड में या नहरों के किनारे जो खाली जगह पड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो आप प्लांटेशन कर भी रहे हैं, पेड़ जैसे शीशम हुआ, खेजड़ी हुई, बेरी हुई, यूकलिप्टिस हुआ, जो हनी देने वाले या शहद देने वाले प्लांट्स लगाइए। कम से कम उनसे एक तो हनी का बेनिफिट है ही है, और दूसरी बात वो छाया भी देते हैं, उनकी लकड़ी भी काम की है, सब कुछ काम का है। तो ये अनप्रोडक्टिव जो प्लांट्स आप लगा रहे हैं उनकी बजाय आप हनी देने वाले प्लांट लगाइए, तो अपनी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। मधुमक्खी पालन द्वारा अच्छी आय की जा सकती है, जैसे कि अमनदीप एवं गगनदीप दोनों भाई इस व्यवसाय द्वारा अर्जित कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण युवा जो इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं उनके लिए गगनदीप एक प्रेरणा स्रोत हैं, एवं गगनदीप हमारे युवाओं को भी कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा, नौकर बनने के बजाय नौकर रखने की कोशिश करो, और इंग्लिश में कहूँ तो डोंट बी ए एम्प्लॉय, बी ए एम्प्लॉयर फर्स्ट। ये जो वाइट कॉलर और ये जो जॉब के पीछे भागने वाली जो अपनी जो एक जो ट्रेंड बना हुआ है ना, उसे छोड़ के खुद अपने से कुछ करने की सोचो। धीरू भाई अंबानी भी खुद एक पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करता था और आज वो दुनिया का बादशाह था। तो कोई भी उनसे मोटिवेट हो सकता है। और मैं खुद जब मैं कोई कंपनी में जॉब करने गया था तो मैंने वहीं वही चीज़ सुनी थी, वही चीज़ छोड़ के आखिर मैंने उस नौकरी को लात मार के, और आज मैं अच्छा खासा स्टैंड हूँ। मैं जितना वहाँ कमाता था या जितना मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में जॉब में कमा पाता, मैंने 5 साल में उतना कमा के साइड में रख दिया है। अब जो कमाऊँगा या मैं भीख भी मांगूँ, मुझे कोई धोखा नहीं है। हेतराम जी के परिवार में 10 सदस्य हैं, जहां एक और वो उनके कार्य में सहयोग करते हैं, वहीं ये अपनी तीसरी पीढ़ी यानी पोते पोतियों को भी खेतों में ले जाकर घूमते रहते हैं,
एवं फसलों व मधुमक्खी द्वारा शहद कैसे तैयार होता है, इस बाबत भी बताते रहती है। छोटे मोटे हम 10 सदस्य हैं परिवार के और सबको अलग अलग काम दे रखा है। बीननियाँ अपना काम करती है, इनकी दादी पोतों के लिए खाना बनाती है, पढ़ते भी है, खेती संभालते हैं, जैसे सरसों को तोते खा रहे हैं तो उड़ाते हैं। सारा काम सब छोटे मोटे सामूहिक फैमिली है, एक जगह खाते हैं, काम सबका बटा हुआ है। ये काम है निजी की बिजनेस करता है और गुलारा काम है जो सारों मैं संभालूँ। आने कोई दिक्कत को नहीं, कोई आया गएगी रोटी टुकड़ेगी और गी सारी कोई की कोई खाली कौन जावे नहीं। और लड़का है जका ही बिजनेस कर रहा है, आंगा बच्चा ला रूँ, आंग औरतां और सब मैं संभालूँ और कोई दिक्कत को नहीं आन दूँ। आने गाया भैंसियाँ दूनी और करनो सारों में आन करके दूँ, घी दूध आन करके दूँ। टबर है जगह सारा है जगह मैं पालो पोषण में करूँ। और लड़का भी यही काम कर रहा है, लड़की भी यही काम कर रही है और हमारे 7 पीढ़ी से वही काम चल रहा है। हमारे ससुर जी वही काम करे, आप भी वही काम करे, लड़का भी वही काम करे, मेरा पोती पोता भी वही काम करेगा। और ये काम में नहीं जबकि बहुत ही नहीं जबकि नफ़ो है, बहुत ही आज हमारी उगाड़ी जी बहुत परिवार ऊंची जा रही है। हाँ, हम घर का काम करते हैं, वो कभी अमृतसर कभी शिमला यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं। 3 बच्चे हैं, उनका काम संभालती हूँ, पीछे का कोई उनको टेंशन नहीं रहता। मेरा नाम रोशनी है और मेरे ससुर जी भी मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और मेरा हस्बैंड भी करता है। और इनके हमारे यहाँ मधुमक्खी का काम सीखने के लिए बहुत सारे आते हैं, उनका खाने पीने का बंदोबस्त मैं खुद करती हूँ। इस प्रकार हेतराम जाखड़ अपने परिवार के सहयोग से अपने क्षेत्र में जाने माने शहद उत्पादकों में गिने जाते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, चलते चलते आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दें। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी तो हो गई ही, साथ में राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि वानिकी के कार्य में क्या कुछ नया हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो वहां पर अपना कार्य कर रही हैं, इस विषय पर हम कल आपको विस्तार से कार्यक्रम दिखाएंगे।
अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।